गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं अखबार की सुर्खियों वाला हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की। हमारी पहली खबर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा गुरुवार को कि दिल्ली में पहले चरण में 51 लाख लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में पहले चरण में 51 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वरीयता सूची में 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी, 6 लाख फ्रंट लाइन कामगार और करीब 42 लाख अन्य लोग होंगे। इनमें वे लोग शामिल हैं जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और गंभीर रोग से ग्रसित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरीयता सूची में शामिल 51 लाख लोगों को टीके की दो खुराक दी जाएगी, जिसके लिए 1 करोड़ 2 लाख खुराक की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली सरकार के पास अभी 74 लाख खुराकें रखने की क्षमता है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर यह क्षमता बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख तक कर दी जाएगी। दिल्ली में अभी कोल्ड स्टोर में 74 लाख खुराक भंडारण की क्षमता है। उन्होंने बताया कि लोगों को टीका लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा और उन्हें एसएमएस सहित अन्य माध्यमों से टीका लगवाने का स्थान और दिन बताया जाएगा। टीका लगाने वाली एक टीम में 5 लोग शामिल होंगे। इसके लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को चिन्हित करके इन्हें प्रशिक्षण दे दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के एक नए प्रकार यानी स्ट्रेन के सामने आने से संबंधित चिंताओं के बीच गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से गोवा आए 11 लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए हैं। राणे ने कहा कि 9 दिसंबर के बाद ब्रिटेन से गोवा आए 969 यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है, जिनमें से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है वार्ता में शामिल हो कृषि कानूनों को रद्द करना, ऐसा कहना है सरकार की न्योते के जवाब में किसान नेताओं का। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार की पेशकश को लगभग ठुकराते हुए किसान संगठनों ने गुरुवार को कहा कि बातचीत बहाल करने के लिए सरकार पहले वार्ता के एजेंडे में तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की बात शामिल करे। हालांकि केंद्र के पत्र पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के शुक्रवार को बैठक करने और इसका औपचारिक जवाब देने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने किसान संगठनों को गुरुवार को फिर वार्ता के लिए आमंत्रित करते हुए उनसे बातचीत की तारीख और समय मांगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित ऐसी किसी भी नई मांग को एजेंडे में शामिल करना तार्किक नहीं होगा, जो नए कृषि कानूनों के दायरे से परे हो। संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ नेता शिव कुमार कक्का ने चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और वह रोज पत्र लिख रही है। नया पत्र कुछ और नहीं बल्कि सरकार द्वारा हमारे खिलाफ किया जा रहा एक दुष्प्रचार है, ताकि यह दिखाया जा सके कि हम बातचीत नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार को नए सिरे से वार्ता के लिए 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को एजेंडे में शामिल करना चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में सरकार का विरोध लगातार जारी है। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव किया गया है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जींद के उचाना में एक शादी समारोह में आना था। इससे पहले किसानों ने हेलीपैड खोद डाला। इस दौरान किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। जानकारी के अनुसार उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कारसिंधु गांव में शादी समारोह में आना था। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही किसान सुबह ही गांव और शिवाना पब्लिक स्कूल उचाना में इकट्ठे हो गए। वहां इकट्ठे होकर किसानों ने सरकार मुर्दाबाद और दुष्यंत गो बैक के नारे लगाए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और वामदल। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कांग्रेस आलाकमान ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वामदलों के साथ गठबंधन करने के प्रस्ताव को गुरुवार को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी वामदल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा कांग्रेस आलाकमान ने
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन को आज औपचारिक रूप से स्वीकृति दी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कृषि कानूनों पर संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार। ऐसा कहना है 11 विपक्षी दलों ने साझा बयान जारी कर इस चीज की मांग की है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्ष ने भी एकजुट होकर सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस सहित 11 दलों के नेताओं ने गुरुवार को किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर बहस के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा नेता शरद पवार, राजद के तेजस्वी यादव, भाकपा के डी राजा, आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, भाकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुक नेता कनिमोई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित 11 दलों के नेताओं ने किसान कानूनों पर चर्चा के लिए तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए साझा बयान जारी किया। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों को लेकर झूठ बोलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप निराधार है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च निकाल रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे रोका। इस मार्च में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए। कृषि कानूनों पर आपको बता दें कि किसानों को ठंड से बचा रहे हैं विशेष तरह के ये तंबू। जी हां, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई राज्यों से आए किसान सिंगू, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बीते 2 दिनों से दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। तापमान में गिरावट और ओस पड़ने की वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन कर रहे किसानों की इस परेशानी को देखते हुए समाधान का प्रयास किया है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों को ओस और ठंड से बचाने के लिए वाटरप्रूफ तंबू की व्यवस्था की गई है। किसानों ने बताया कि चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों ने चंदा जमा कर ऐसे ही 20 तंबू खरीदे हैं। बीते 2 दिनों से किसान तंबू में रात बिता रहे हैं। इस कारण उन्हें जहां एक ओर ठंड से राहत मिल रही है, वहीं ओस से भी फौरी तौर पर राहत मिल रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बारामूला में जैश कमांडर समेत 2 आतंकी हुए थे। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान जैश-ए-मोहम्मद कमांडर अबरार उर्फ लंगू के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी नागरिक लंगू हाल में घुसपैठ कर बड़ी साजिश की तैयारी के साथ कश्मीर में दाखिल हुआ था। उसके साथ मारा गया आतंकी सोपोर का रहने वाला था। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार सुबह बारामूला जिले के करीरी क्षेत्र में बनीगाम पाइन में तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के अबरार उर्फ लंगू और सोपोर के अमीर सिराज के रूप में हुई है। वहीं आपको बता दें आमिर इस साल 24 जून को लापता हो गया था। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन अलबद्र के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के दादासारा और लारमोह गांव में तलाश अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों को यहां आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि अलबद्र संगठन के 4 सहयोगियों को अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने इनकी पहचान यावर अजीज डार और सज्जाद अहमद पारे और दादासारा के आबिद मजीद शेख के तौर पर की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अदालत ने भारतीय सिनेमा पर लगाई रोक। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
नई दिल्ली स्थित 30 हजारी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अदालत ने अनामिका प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित महेंद्र मिश्र की पुस्तक भारतीय सिनेमा के प्रकाशन और बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। जुलाई 2017 में वाणी प्रकाशन समूह के साथ हुए करार के अनुसार यह पुस्तक उन्हीं के प्रकाशन से प्रकाशित व वितरित होनी थी। इसके लिए 750 पन्नों की पांडुलिपि की छपाई से पूर्व की तैयारियां और विभिन्न चरणों जैसे प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग आदि पर काम चलता रहा। तभी वाणी प्रकाशन को पता चला कि यह किताब कहीं और से आ रही है। वाणी प्रकाशन समूह के निदेशक अरुण माहेश्वरी के मुताबिक अगस्त 2018 को वाणी प्रकाशन ग्रुप और महेंद्र मिश्र के मध्य एक लिखित करार के अनुसार उन्होंने इस पुस्तक के अधिकार वाणी प्रकाशन ग्रुप को दिए थे। वाणी प्रकाशन ने फरवरी 2020 तक इस पुस्तक के संपादन, प्रूफ रीडिंग और डिजाइनिंग पर अपना समय, तकनीकी ज्ञान, पुस्तक की मूल अवधारणा पर काफी खर्च कर इसका पीडीएफ व मुख्य पृष्ठ पूरी तरह तैयार कर लिया। लेकिन अगले ही माह मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व में तालाबंदी हो गई और सारी कार्यप्रणाली ठप हो गई। जून 2020 तक इस पुस्तक को पुस्तिकाकार रूप में लाने की प्रक्रिया में वाणी प्रकाशन सक्रिय हो गया, लेकिन तभी इस पुस्तक को अनामिका प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित करा लिया गया। अवैध रूप से पुस्तक के प्रकाशन के खिलाफ वाणी प्रकाशन अदालत पहुंचा। 30 हजारी की एक अदालत ने वाणी प्रकाशन ग्रुप के हक में फैसला देकर इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाते हुए तय किया कि इस पुस्तक की बिक्री किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन किंडल आदि इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी माध्यम द्वारा नहीं की जा सकती। कोर्ट का यह आदेश इस महीने 5 दिसंबर से लागू हो गया है। वाणी प्रकाशन समूह के निदेशक अरुण माहेश्वरी ने कहा, जहां भी अराजकता होती है वहां न्याय की शरण में जाना ही होता है। इस किताब के लिए हमने नक शिक तक परिश्रम किया था। हमने लेखक को समझाकर बहुत सी चीजें जुड़वाई भी। हमारा एक सपना था कि हम भारतीय सिनेमा को लेकर एक बड़ी किताब निकालें, जिसे लेकर हमने लेखक से लगभग 2 वर्ष तक विचार विमर्श किया और उनकी पांडुलिपि को संशोधित करवाते रहे। उन्होंने भी बहुत धैर्य से काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें इसे लेकर बुरी तरह भड़का दिया, तभी उन्होंने ऐसा किया। इस तरह से किताब का कहीं और से आना मेरे लिए गहरा आघात था। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत व क्रोएशिया। जी हाँ, भारत और क्रोएशिया ने कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग एवं आने वाले वर्षों में दुनिया के समक्ष उत्पन्न होने वाली ऐसी ही संभावित चुनौतियों के बारे में चर्चा की। दोनों देशों ने कॉर्पोरेट गठबंधन, स्टार्टअप सहयोग, साइबर अनुसंधान एवं विकास तथा कुशल मानव संसाधन सहयोग पर आधारित बहुस्तरीय डिजिटल गठबंधन की जरूरत पर भी बल दिया। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने क्रोएशिया के विदेश राजनीतिक एवं यूरोपीय मामलों के राज्य मंत्री फ्रानी मातुसिक के साथ डिजिटल माध्यम से मंगलवार 22 दिसंबर को बैठक की। बैठक में वर्ष 2021 के लिए आपसी सहयोग का व्यापक एजेंडा तय किया गया और वर्ष 2022 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 3 दशक पूरा होने के अवसर को मनाने के बारे में भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और मुक्त, खुले और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बयान के अनुसार फार्मा उद्योग और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े शोध एवं विकास के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच पहले से जारी अच्छे सहयोग के मद्देनजर दोनों मंत्रियों ने आपसी लाभ के इस क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने की संभावना के बारे में चर्चा की। क्रोएशिया और भारत के मंत्रियों ने कॉर्पोरेट गठबंधन, स्टार्टअप सहयोग, साइबर अनुसंधान एवं विकास, कुशल मानव संसाधन सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं साइबर आधारभूत ढांचा पर आधारित बहुस्तरीय डिजिटल गठबंधन की जरूरत पर बल दिया। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बस पलटने से सड़क किनारे 4 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पाटन थाना अंतर्गत बगदरी मोड़ पर गुरुवार को एक बस पलटने से सड़क किनारे खड़े 4 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। पाटन पुलिस थाना प्रभारी आसिफ इकबाल ने बताया कि यह बस एक मोड़ पर पलटी और इस हादसे में सड़क किनारे खड़े 4 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इनके अलावा बस में सवार कुछ लोग भी घायल हुए हैं। हादसे में कुल 14 लोग घायल हुए हैं। इकबाल ने बताया कि सड़क किनारे खड़े जो लोग इस बस की चपेट में आए वो इस बस के पलटने से कुछ ही देर पहले वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई एक जीप के घायल लोगों की मदद कर रहे थे या वहां पर इस हादसे को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बस में बाराती सवार थे और जब यह हादसा हुआ उस वक्त वे इंदौर से अपने घर शाहपुरा लौट रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1063 नए मामले सामने आए और 37 मरीजों की मौत हुई है। बुधवार को कोरोना के नए मामले 871 और 18 मौतें हुई हैं। गुरुवार को नए मामले और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक गुरुवार को 89,920 कोरोना जांच की गई है। इस जांच में संक्रमण की दर 1.18 और मृत्यु दर 2.62% रही है। इस दौरान 1120 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस समय दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 7,909 है और 3,938 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। इस समय अस्पताल में 2,813, कोविड केयर सेंटर में 76 व हेल्थ सेंटर में 19 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें दिल्ली में अब तक 81,22,974 मरीजों की कोरोना जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 87,889 आरटीपीसीआर व 42,031 एंटीजन जांच की गई है। इस समय दिल्ली में 5,152 कुल सील क्षेत्र हैं। दिल्ली में अब तक 6,20,681 मरीजों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। इन मरीजों में 6,23,888 मरीज ठीक हुए हैं और 10,384 मरीजों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। अब तक संक्रमण की दर 7.64 व मृत्यु दर 1.67% रही है। वहीं आपको बता दें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि ब्रिटेन से आए कोरोना संक्रमित 2 यात्री हवाई अड्डे से घर चले गए थे। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से पूछा जाएगा। आपको बता हो कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्वरूप का पता चलने के बाद ही दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा था कि ब्रिटेन से जो लोग आए हैं उनका पता लगाकर उनकी जांच की जाएगी और संक्रमित पाए जाने पर एलएनजेपी अस्पताल में अलग से पृथक रखने के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। मंगलवार को दिल्ली हवाई पर आए 2 यात्री को बात करेंगे। वायरस से संक्रमित होने के बावजूद पंजाब और आंध्र प्रदेश चले गए थे। मामले में मंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वहां पर उड़ान संचालन एवं सुरक्षा हवाई अड्डा प्राधिकरण के तहत आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया हो उसे नहीं जाना चाहिए था। इसी के साथ ही आपको बता दें कांग्रेस का आरोप जमातियों को आप और भाजपा ने किया बदनाम। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन व पार्टी के उपाध्यक्ष अली मेहंदी के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि तबलीगी जमात और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए बदनाम करने की कोशिश की। निजामुद्दीन इलाके से काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी को आरोप मुक्त कर दिया। अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तबलीगी जमात के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोल दिया जाए। अब जब देश में और दिल्ली में अन्य धार्मिक स्थलों में भक्तों के प्रवेश की अनुमति दी जा चुकी है। इस दौरान प्रदर्शन में दिल्ली महिला अध्यक्ष अमृता धवन, पार्टी के उपाध्यक्ष जयकिशन, मतीन अहमद, अमरीश गौतम समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अली मेहंदी ने कहा कि कोरोना के लिए तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने के लिए दोषी ठहराना घोर अनुचित था। वहीं आपको बता दें कि जल बोर्ड मुख्यालय पर हुआ हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप, आपने जताई नाराजगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
टैंकर घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जल बोर्ड मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की और बोर्ड कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। हंगामे के बीच कई कार्यकर्ता मुख्यालय के अंदर घुस गए, जहां जल बोर्ड उपाध्यक्ष कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। इस तोड़फोड़ की भाजपा ने आम आदमी पार्टी की ही साजिश बताया। वहीं आप नेताओं ने इस तोड़फोड़ की निंदा की, तो वहीं प्रदर्शन कर रहे 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और टैंकर घोटाले के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार, करोलबाग जिलाध्यक्ष राजेश गोयल, नई दिल्ली जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, उत्तर पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन गोयल सहित निगम पार्षद एवं टैंकर माफिया के कारण पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने हिस्सा लिया। आदेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 22 दिनों से दिल्ली की जनता पार्टी के लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है, क्योंकि दिल्ली में पानी के टैंकर की आपूर्ति बंद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि वह दिल्ली को 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति करवाएंगे, लेकिन बहुत ही दुखद है कि 24 घंटे तो दूर 22 दिनों से दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना और स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा ने की, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जलापूर्ति में ही कटौती कर दी। 40% आबादी को तो पानी भी नहीं मिल रहा। वहीं आपको बता दें कि ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा समझ ले कि मेरी सरकार पूरी तरह से अंतिम सांस तक किसानों के साथ है। इस तरह से कायराना हमलों से हम नहीं डरते। मेरे सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि भाजपा के इस तरह के हमलों से उत्तेजित न हो। ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा वाले अब खुलेआम गुंडागर्दी करते घरों और दफ्तरों में घुसे जा रहे हैं और पुलिस बाकायदा संरक्षण में लाकर उनसे हमला करवाती है। गुंडागर्दी का दूसरा नाम भाजपा है। वहीं आपको बता दें कि जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहां झंडेवालान स्थित जल बोर्ड के मुख्यालय में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों पर हमला किया। इस घटना का आपकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें कथित रूप से टूटे हुए दरवाजे, शीशे, फर्नीचर एवं जमीन पर खून के निशान दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार देर शाम प्रेस वार्ता कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि जल बोर्ड मुख्यालय के बाहर किए गए मटका फोड़ प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले में कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिसके कारण वह ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और 4 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की हवा लगातार बेहद खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा सहित देश के 11 शहरों की हवा खतरनाक हो गई है, जहां वायु प्रदूषण सूचकांक 400 के पार पहुंच गया, जबकि 21 शहरों की हवा में प्रदूषण बढ़ने से बेहद खराब हो गई है। सफर ने बड़े प्रदूषण को लेकर चेतावनी जारी की है। दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गुरुवार को 423 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रदूषण संबंधी सूची में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सहित 11 शहरों की हवा खतरनाक हुई है। इनको गहरे लाल रंग यानी मैरून रंग की सूची में रखते हुए चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में AQI 423, नोएडा में 441, फरीदाबाद में 408 के साथ हवा बेहद खतरनाक हुई। गाजियाबाद में 440 व ग्रेटर नोएडा में AQI 448 रहा। वही आपको बता दें कि आने वाले समय में हवा के और बिगड़ने के आसार हैं। वही आपको बता दें कि अगले 3 दिन में राजधानी दिल्ली में शीतलहर की आशंका है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली सहित NCR में गुरुवार को घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। इस दौरान कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा। गुरुवार को दिल्ली के पालम में सुबह 8:30 बजे तक 7.5 तापमान दर्ज किया गया, जो अगले 24 घंटों के दौरान 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है।
उधर सफदरगंज में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान 0.5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण कई स्थानों पर दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। वहीं आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान एक बार फिर सामान्य से 4 डिग्री नीचे पहुंच गया था, जिसके चलते सुबह के वक्त दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई थी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।